नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सेकंड चैप्टर के मैंने आपको एमसीक्यूज़ करा दिए थे। आइए थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो देखें, आप स्क्रीन पर आपके सामने होगा फर्स्ट एमसीक्यू। लिखा है सेंट्रल फोर्स इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो सेंट्रल फोर्स है यानी जो केंद्रीय बल है वो किस प्रकार का बल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है विस्कस फोर्स है यानी कि श्यान बल है। ठीक है, नहीं होता है। नंबर सेकंड में कह रहा है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो आप जानते हैं एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया था, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यानी संरक्षी बल होता है केंद्रीय बल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी तो होगा ही नहीं क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है, और डी तो नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हुआ, बी। क्लियर है? बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट की बात थी। बस क्वेश्चन जो एक बात मैंने आपको कराई थी प्रूफ कि सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो वहाँ से ही ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जा, मतलब आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी? तो देखो डेल में दे रखा है। तो मैंने आपसे एक बात बताई थी, ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, याद हो आपके, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ क्या होता है, 0। ठीक है जी, और कर्ल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल क्रॉस एफ बराबर 0। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेल क्रॉस एफ। क्लियर है? ठीक है, करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। बाकी पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इसके बाद थर्ड पे आओ। थर्ड में देखो क्या करा है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन एनक्लोज्ड पाथ। तो ये तो मैंने अभी पहले भी कराया था, है ना, इस सेकंड चैप्टर में भी था ये। वर्क डन इन क्लोज्ड ट्रिप कह दे, क्लोज्ड पाथ कह दे। ठीक है, या एनक्लोज्ड पाथ कह दे, बात एक ही है। यानी बंद परिपथ में जो वर्क डन होता है, ठीक है, किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, वो कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 0। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है? चलो ठीक है ना, बिल्कुल आपको ये बात भी याद रखनी है कि वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ या ट्रिप वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी बंद परिपथ में जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और किसके लिए, केवल और केवल संरक्षी बल के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो लिखा है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फोर्थ पे आओ। उसके बाद देखो फोर्थ कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास, बात एक ही है, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इज ऑलवेज माने हमेशा होता है। नंबर ए में कह रहा है इनसाइड द बॉडी, क्या बॉडी के भीतर होता है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। और नंबर बी में कह रहा है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, नंबर सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी, और नंबर डी में नन ऑफ दीज। तो देखो ये भीतर भी हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, और बाहर भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे कि स्फेयर है, ठीक है, यानी गोला, तो गोले के तो अंदर होगा ना, बीच में सेंटर पे। ठीक है, और मान लो एक रिंग है, रिंग, तो रिंग तो बीच से खोखली है, लेकिन उसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा। और रिंग में तो केवल यही है बस, है ना, यहाँ से तो खोखली है रिंग, तो ये है ना एक तरीके से बाहर माना जाएगा, मतलब खुले में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अंदर भी होता है और भैया बाहर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है फोर्थ का सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के भीतर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। ठीक है जी, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, देखो करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पिछले चैप्टर में करा रखा है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी पिछले चैप्टर का ही है, क्वेश्चन नंबर 7 भी पिछले चैप्टर का ही है, और 8 भी, और ठीक है शायद 8 तक ही है ना पिछले चैप्टर के होंगे, हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद आप 9th पढ़ो, है ना, डायरेक्ट। ये तो सब पिछले क्वेश्चन के रिपीट, पिछले चैप्टर के रिपीट कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या करा है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस में क्या करा है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में। आगे क्या कहा, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो कैसी रहती है। तो ये तो एक क्वेश्चन करा रखा है मैंने आपको, है ना, क्वेश्चन था प्रूव दैट। देखो क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ना, उसमें से है ये। मैंने लिखवाया था टीपीटी या प्रूव दैट इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, जो वेलोसिटी है, वेग है द्रव्यमान केंद्र का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होता है, कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें 9th में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, क्या पूछा आपसे, रिलेशन किस किस के बीच, तो आपसे कहा द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, ठीक है जी। ये लीनियर वेलोसिटी है या एंगुलर वेलोसिटी है, रेखीय वेग, कोणीय वेग, और r दूरी है। लेकिन यहाँ पर u दे रखा है, ठीक है, सी ऑप्शन में, ठीक है जी, u बराबर r ओमेगा, तो बस v की जगह u ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो तो u बराबर r इंटू ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 10th का, ठीक है, 10th का सी। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो ये तो फॉर्मूला थे ना, तो देखो फॉर्मूले से भी ये बनते हैं ऑब्जेक्टिव, तो फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने होगा, इफ़ ए मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम पार्टिकल का इंक्रीजेज बाय 100%, इट्स काइनेटिक इंक्रीजेज बाय, ठीक है, मोमेंटम बढ़ जाता है 100%, ठीक है, 100% कोई चीज़ बढ़ जाएगी। देखो मोमेंटम मान लो कितना था पहले, 100%, कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। देखो ध्यान देना, मोमेंटम अपने आप में 100% था, ठीक है भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 100% और बढ़ गया तो कितना हो गया, 200%, ठीक है। और यदि परसेंटेज हटाएं तो 100 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब दो गुना, 100% बढ़ने का, मोमेंटम के 100% बढ़ने का मतलब क्या है, 2 गुना बढ़ जाना, ठीक है, क्लियर है। तो मोमेंटम कितना हो गया, 2 गुना बढ़ गया। तो देखो भाई काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन का एक फॉर्मूला है p²/2m, ठीक है जी। ये कैसे बना आपको पता होगा, k बराबर क्या होता है, हाफ mv², तो m से ऊपर नीचे गुना कर दी, ठीक है, और जो m² v² था उसे कर लिया। चलो एक बार मैं करके बता, k बराबर सब जानते हैं हाफ mv², तो k बराबर हाफ m² v²/m लिख सकते हैं ना। तो k बराबर हो जाएगा mv²/2m, ये mv तो p होता है, तो p²/2m, सब जानते हैं ना mv p होता है। तो ठीक है जी, ये बात है। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी मान लो k डैश हो जाएगी, जब मोमेंटम 100% बढ़ा दिया यानी दोगुना कर दिया, तो पहले p था, अब कितना कर दिया, 2p, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। बताओ कितना हो जाएगा, k डैश बराबर 4p²/2m, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब देखो वो कह रहा है आपसे कितना बढ़ा मोमेंटम, है ना, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो कितनी बढ़ी भैया, बढ़ गई, या है ना, उसने खुद कहा, तो अब वाली में से पहली वाली घटा दो तो पता चल जाएगा कितनी बढ़ी है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो तो ऊपर रहता है, इंक्रीमेंट की निकालनी परसेंटेज, इंक्रीज हुई है जितनी काइनेटिक एनर्जी, और अपोन में क्या था, इनिशियल, यानी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और परसेंटेज निकालनी है तो 100%, है ना। बराबर देखो k माइनस k डैश, वो k डैश माइनस k डैश का मान है 4p²/2m,
और इसका मान है पी स्क्वायर अपॉन 2m, और अपोन में k का मान पी स्क्वायर अपॉन 2m, और इंटू में क्या आएगा 100 और %। देखो भैया 4p स्क्वायर अपॉन 2m में से एक पी स्क्वायर अपॉन 2m गए तो ये बचेगा 3p स्क्वायर अपॉन 2m, और देखो बटे में पी स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू 100%। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, 2m से 2m कटा, 3 गुना 100 कितना हुआ 300%। ठीक है जी, क्लियर है। तो 300% बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी 300%। ठीक है जी, तो 11th जो थे ना उसे नोट कर लो। तो 11th का कौन सा हो जाएगा 300%, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करो इसे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ए बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी किस में है रेस्ट में है ना, विराम में है, ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, वो टूट जाती है 2 भागों में। ठीक है, कोई बॉडी विराम में थी वस्तु और वो टूट जाती है अचानक। ठीक है, कितने भागों में 2 भागों में, ऑफ इक्वल मासेस, बराबर बराबर द्रव्यमान के। इस तरीके से है, बीच से टूट जाती है, तो अचानक टूटेगी तो ये वाला भाग इधर भागेगा, ये वाला भाग इधर भागेगा, और दोनों का जब मास सेम कहा तो भैया दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि मास सेम कहा ना, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसका मास कम होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब चूंकि दोनों का मास सेम है तो दोनों की वेलोसिटी भी कैसी होगी सेम। तो ऑप्शन पूछ रहा है देन अदर पार्ट, देखो क्या कह रहा है, देन अदर पार्ट विल मूव इन। ठीक है, जो दूसरा भाग है, एक भाग ये दूसरा भाग ये, तो दूसरा भाग जो है विल मूव, कहाँ मूव करेगा, कहाँ चलेगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा क्या, नहीं, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है 12वें का बी। और थर्ड में कह रहा है अलोंग डिफरेंट लाइन्स। ठीक है, डिफरेंट लाइन्स तो पता नहीं, अपोजिट ठीक है बिल्कुल, और डी में तो नन ऑफ दीज कह रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे। इसके बाद आओ, ठीक है, इसके बाद है ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग। ठीक है, जब किसी मास को रोटेट किया जाता है इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी प्लेन में और फिक्स्ड पॉइंट पे। ठीक है, तो मान लो एक प्लेन है ये वाला, ये रहा। ठीक है, एक्स, तो इट्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड अलोंग, इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है जी, क्लियर है। चलो इसका एग्जाम्पल मैं एक और अलग देके दिखाऊं। देखो जैसे यही वाला है, मान लो ये सन है यहाँ पे, है ना, और ये क्या है प्लैनेट है कोई। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, मान लो ये है वेक्टर आर। ठीक है जी, और ये वेलोसिटी है इसकी वेक्टर वी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये वाली कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस। तो ये जो ये प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन है जो बोर्ड वाला है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, और वेक्टर पी का फॉर्मूला आप जानते हो एम इंटू वैक्टर वी। तो वेक्टर एल बराबर हो जाएगा, एम बाहर ले लो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी। ठीक है, और मैंने एक बात आपको बता रखी है मैथमेटिकल फिजिक्स में कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मान लो दोनों के बीच थीटा एंगल है, तो इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी कैसा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं ऐसे, है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, यानी ठीक है ये ऐसे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, थीटा है इनके बीच एंगल चाहे 90 डिग्री हो ऐसे इनके बीच। ठीक है, यदि वेक्टर ए
वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, यदि इन दोनों के बीच कोई भी एंगल है, थीटा हो 90 हो कुछ भी, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसके इन दोनों के ही कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर, वेक्टर ए के भी है ना और वेक्टर बी के भी, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे देखो, जब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर आर वेक्टर वी, और ये दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं, तो इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आ रहा है, वेक्टर एल, वो किस में होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक। मान लो ये एक्स वाई प्लेन में थे तो वो होगा जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब समझ गए होंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, वो पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड अलोंग, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने बताई जैसे ये है ना, ये एक्स वाई प्लेन में है, यदि वेक्टर आर मान लो एक्स प्लेन में है, वेक्टर वी वाई प्लेन में है, मतलब वेक्टर आर एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर वी वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो वेक्टर एल बनेगा ना इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से, वो होगा जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी वेक्टर आर और वेक्टर वी के परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई, यानी एक्स वाई प्लेन के या प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है उसकी जो डायरेक्शन है रेडियस के अलोंग होगी, वेक्टर एल की नहीं होगी, रेडियस के अलोंग तो ये है, नहीं होगी। फिर वो कह रहा है टेंजेंट के अलोंग होगी, क्या टेंजेंट, यानी ये है ना जो ऑर्बिट है इसके टेंजेंट तो ये है वेक्टर वी, इसके अलोंग भी नहीं होगी वेक्टर एल की, तो बल्कि वेक्टर वी के और वेक्टर आर के दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे बाहर की तरफ, या मतलब है ना ऐसे, ठीक है। नंबर सी में कह रहा है ए लाइन एट, यानी प्लेन ऑफ रोटेशन से 45 अंश के कोण पे होगी, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। नंबर डी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, यानी मैंने बताया एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तो है, ऐसे इसी के तो चारों तरफ चल रहा है ये, भाई सन जैसे बीच में सिचुएटेड है तो इसी के तो चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ आई। तो एक्सिस ऑफ रोट मैंने कहा ना इस तरीके से होगी, तो ये वाली एक्सिस ही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस के क्या होगा, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग होगी, है ना, वेक्टर एल की डायरेक्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर कौन सा था ये, 13 का डी आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। करो इसे, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कर रहा है, इन ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक न्यूट्रल का अर्थ होता है उदासीन, उदासीन साम्यावस्था है, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो उसमें कंडीशन कौन सी होगी, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसका मतलब जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि भैया वो किसी से, कोई सिस्टम है वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी, कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, 14 का B हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये क्वेश्चन समझने का है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसमें, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, वेक्टर एल बराबर वॉट, ठीक है, के कैप में दे रखा है, देखो ऑप्शन देखोगे आप तो के कैप आ रहा है बी ऑप्शन में और बाकी में भी, ठीक है। तो इसका मतलब है वेक्टर में बात कर लो, चलो तो वेक्टर एल निकालना है, और वेक्टर एल का फॉर्मूला आप जानते हो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, तो वेक्टर आर कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और देखो वेक्टर पी क्या हो जाएगा, एम इंटू वैक्टर वी, ठीक है, और वेक्टर वी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, देखो चूंकि वेक्टर वी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, उसने कहा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन करता है, तो इसलिए जेड का कंपोनेंट नहीं ले रहे, तो यहाँ लिख लो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है, जेड वाला ले ही नहीं रहे हम फिर, क्योंकि पार्टिकल कहाँ मोशन कर रहा है, केवल एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, बात क्लियर है। तो एक्स वाई प्लेन के लिए केवल एक्स और वाई ले रहे हैं, तो देखो वेक्टर पी कितना हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर पी इतना होता है और वेक्टर वी इतना हो गया, बस है ना, एंड करके तो दिखा रहे नहीं है। देखो वेक्टर एल निकाल लो, वेक्टर एल होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, वेक्टर आर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और वेक्टर पी है,
ठीक है, m इंटू वैक्टर v, वैक्टर v का मान रख दो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। देखो m तो बाहर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व हो जाएगा, सारणिक से आई कैप जे कैप और के कैप। आई का यहाँ पे x, जे का है ना, आई के साथ x आ रहा है, वाई जे के साथ y और k के साथ कुछ नहीं है, k है ही नहीं तो जीरो। यहाँ देखो वी एक्स वी वाई और यहाँ जीरो। ठीक है, प्रसार कर लो इसका, देखो आई कैप इसे दबाओ, इसके इसमें इसके इसमें, ठीक है, तो जीरो माइनस जे कैप इसे बीच वाले को दबाओ, इसके इसमें इसके इसमें, तो जीरो माइनस जीरो और वो प्लस के कैप। ठीक है, बीच में जे के साथ माइनस आता है, इसे दबाओ, इसके इसमें एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक है, ये आ गया वेक्टर एल। तो भैया वेक्टर एल बराबर क्या आया, एम। ठीक है, और ये एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स और इनटू में के कैप। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैच करो। ठीक है, तो आप पाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है, 15वें का बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, क्लियर है। ठीक है, चलो फिर 15 अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 पढ़ो कैसा है, देखो अलग सा है थोड़ा, तो जो अलग सा है ना वही इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लॉस इन इंटरनल एनर्जी इज, है ना, इंटरनल एनर्जी में लॉस बताना है, आंतरिक ऊर्जा में कमी। इफ न्यूक्लियन नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा ये। इफ न्यूक्लियस ऑफ मास m, जो न्यूक्लियस है, नाभिक है जिसका द्रव्यमान m है, इमिट्स गामा रेज फोटोन, गामा फोटोन को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो लॉस इन एनर्जी पूछ रहा है, लॉस इन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एनर्जी में जो लॉस है ना वो बताना है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है लॉस इन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। देखो एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, गामा फोटोन निकला है। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। और यदि, ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं किस ओर चलना है। ऑप्शन में देखोगे आप, ठीक है, ऑप्शन जो दे रखा है ना उसके वहाँ तक देखो, पी वाले में लो क्या होता है, पी के रूप में फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी बताया था, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, 2 तो ये रहा, क्या ऐसे लिख दो, पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसे छोड़ो। काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस की पी स्क्वायर अपॉन 2m, हाफ एम वी स्क्वायर से बना के दिखाया था अभी। और ये एनर्जी फोटोन की एच न्यू होती है। ठीक है, लेकिन शायद फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, हाँ फ्रीक्वेंसी देखो सब में नोट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना न्यू नहीं है, न्यू नोट दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन में देखो न्यू नोट आ रहा है। ठीक है जी, तो बस यही है आंसर, लेकिन आंसर ये आ नहीं रहा, तो इसका मतलब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो P बराबर आप जानते हो, जो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो इस ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सा मैच कर रहा है, तो आप देखोगे सी ऑप्शन कुछ इसके जैसा है, लेकिन सी ऑप्शन में सी और आ रहा है, यानी सी माने प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ठीक है, और पी नहीं है शायद, सी ऑप्शन में देखो पी नहीं है, तो इसका मतलब इस पी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखो पी बराबर होता है एच अपॉन लेमडा। ठीक है, ये लेमडा बराबर एच अपॉन पी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, देखो ये वाला और पढ़ा होगा, चूंकि लेमडा बराबर होता है, ये न्यू बराबर होता है एच अपॉन लेमडा। ठीक है, ये सूत्र पढ़ा होगा, न्यू बराबर एच अपॉन लेमडा। ठीक है, आवृत्ति है, ये तरंग दैर्ध्य है, यानी फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ। तो न्यू बराबर एच अपॉन लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है,
न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, फॉर्मूला ये होता है न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा सी अपॉन न्यू। तो सी अपॉन न्यू, न्यू तो ऊपर पहुँचेगा। तो पी का फॉर्मूला हो गया एच न्यू अपॉन सी, लेकिन यहाँ न्यू नहीं है, न्यू नोट है, इस न्यूमेरिकल में न्यू नोट दे रखा है। तो पी का ये वाला मान यहाँ रख दो बस। तो पी का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर न्यू नोट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2m तो है ही, ठीक है, और ये सी और आ जाएगा अपॉन में, ठीक है जी, और प्लस एच न्यू नोट, शायद कॉमन ले रखा है एच न्यू नोट, तो एच वो एच न्यू नोट तो कॉमन आया, तो क्या बचा उसी के अनुसार कर लो। 1 बचा, शायद 1 पहले लिख रखा है, तो 1 प्लस, ठीक है, और देखो हाँ स्क्वायर छोड़ दिया मैंने, सी का भी तो स्क्वायर होगा क्योंकि भाई सारे का पी का स्क्वायर हो रहा है ना। हाँ तो आगे क्या, देखो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, एच न्यू नोट कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा एच न्यू नोट 1, और 2m बचा, और सी स्क्वायर बचा है ना, ठीक है। ये तो देख लो ये आ गया, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, एच न्यू नोट 1 प्लस एच न्यू नोट, ठीक है, अपॉन 2m सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 16 का सी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, कर लोगे इसे। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इफ द एक्सटर्नल टॉर्क, जो एक्सटर्नल टॉर्क है ना, एक्सटर्नल टॉर्क समझते हो, यानी जो बाह्य बल है वो बल आघूर्ण है, ठीक है, वो कितना है अप्लाइड टू द सिस्टम, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, कितना है 0 है, यानी बाह्य बल कितना, बल आघूर्ण कितना है 0 है, कौन सा बल आघूर्ण जो सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है। तो देन व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये तो आप जानते हो है ना, मैंने एक लॉ करा रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें बताया था एंगुलर मोमेंटम जो है ना कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कब, इफ जो है ना एक्सटर्नल टॉर्क कितना है 0, ठीक है, तो ये नियम है। तो पूछ रहा है एक्सटर्नल टॉर्क तो 0 है, तो फिर क्या कांस्टेंट रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, 17 का डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपसे कह दे कि यदि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो भैया लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इधर, और इधर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। इसके बाद देखो 18वां क्वेश्चन आपके सामने होगा, कहा द सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है यानी द्रव्यमान केंद्र है किसका, एक थिन यूनिफॉर्म रोड का, है ना, थिन मानी पतली, यूनिफॉर्म मानी एक समान, रोड मानी छड़, पतली एक समान छड़ है इस तरीके से, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो यहीं तो होगा, ठीक है, यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। और स्फेयर का कहाँ होगा, गोले का, तो गोले का उसके केंद्र पे होगा, सेंटर पर, ठीक है, और इसका कहाँ होगा, इसके बीच में मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर होगा इसका रोड का, और स्फेयर का होगा सेंटर पर। देखो कौन सा ऑप्शन है, स्फेयर का होगा सेंटर पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 18वें का सी, ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ के देखना, होगा ही नहीं, ठीक है, ये कौन सा था 18वां, कर लोगे, 18वें का सी हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ बुलेट, ठीक है, जो बुलेट का एग्जाम्पल है फायर्ड फ्रॉम गन, जो गन से निकलती है बुलेट, वो किसका एग्जाम्पल है, तो है ना, मैंने कराया होगा जब मैंने कराया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो बुलेट जब गन से चलेगी तो ऐसी तो चलेगी, तो लीनियर वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी से जो रिलेटेड लॉ है वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, तो इसमें ए आ जाएगा 19वें का ए, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम, क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 19वें का। 20वें में कह रहा है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए W1 W2 W3 ये क्या है, वर्क डन दे रखे हैं अलग अलग पाथ के द्वारा, ठीक है। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो वर्क डन सेम होता है ना, सारे वर्क डन सेम होते हैं कंजर्वेटिव के लिए, तो है ना, वर्क डन किसी भी पाथ से हो सब सेम होते हैं, लेकिन चूंकि नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सारे अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका डिफरेंट हो जाएगा, है ना, 20वें का डी, ठीक है।
क्लियर है। कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन सेम होता है और नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफरेंट होता है। 21वें पाओ पढ़ो। ठीक है, पार्टिकल का मास दे रखा है, रेडियस r है, एंगुलर मोमेंटम l है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आपसे। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है l के टर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, वो निकालना है, लेकिन l के टर्म में बता रहा है। तो l बराबर एक फॉर्मूला है P इंटू आर, और k का फॉर्मूला P के पदों में आपको पता है P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से P का मान क्या आएगा, L अपॉन R, तो यहाँ रख दो। तो देखो P का स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 2m। ठीक है, तो इसका k बराबर हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2m R स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैच करो, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज की सीरीज कंप्लीट करी हमने जल्दी जल्दी, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।